तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान के दौरा पाकिस्तान से 2 दिन का ये हाई प्रोफाइल दौरा था। उसके बाद वो आज शाम गए पाकिस्तान से रवाना हो गए। इससे पहले वो इंडोनेशिया गए, मलेशिया गए, ट्रेड की बात हुई, डिफेंस डील्स की बातें हुई। पाकिस्तान में भी याददाश्तों पर दस्तखत हुई, कोई 24 याददाश्तों पर दस्तखत हुई और दोनों मुल्कों ने कहा कि हमारा जो मौजूदा ट्रेड है कोई $1.5 बिलियन का, उसे हम आगे ले जा सकते हैं $5 बिलियन तक। तो रजब तैयब उर्दगान साहब जो हैं वो बिलाशुबा उन्होंने जिस तरह से टर्की में वो छाए रहे हैं, वहाँ की सियासत में ब्रीफली रिकॉल कर लेते हैं। 94 में वो मेयर बने इस्तांबुल के, 4 साल तक वो मेयर रहे। उनकी पॉलिटिक्स इतनी आगे बढ़ी कि फिर वो मुल्क के वज़ीर आज़म बने। 9 साल तक वो वज़ीर आज़म रहे। उनकी जो AKP पार्टी है उसने अपने पैर वो जमाती गई, पॉपुलर होती गई। इस दौरान उन्होंने टर्की को ट्रांसफॉर्म किया, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी। उन्होंने टर्की की जो सेक्युलर मिलिट्री है उसको सियासत से आहिस्ता आहिस्ता वो बाहर किया, उसको अपनी जगह पर ले आए और फिर वो पिछले कोई 10 साल से सदर हैं टर्की के। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बदला और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी से प्रेसिडेंशियल फॉर्म की तरफ वो टर्की को ले आए। फॉरेन पॉलिसी के मैदान में भी उनके पिछले 30 बरसों में टर्की बहुत मैसिवली बदला है। यूरोप के साथ वो निमटते आए और फिर हालिया बरसों में सीरिया में, लिबिया में दूर दूर तक टर्की का इन्फ्लुएंस बढ़ता चला गया। तो आप इसको देख रहे थे, आपका काफ़ी अरसे से ये ख्याल है कि टर्की जिस तरह से खेला है अपने कार्ड, तो कहता वो एक स्टडी है। पहले मैं पाकिस्तान कार्ड खेलना चाह रहा हूँ यार। चलें खेल लें। हाँ, ये 8वां दौरा है जनाब रजब तैयब उर्दगान का। इससे आप पाकिस्तान की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, ये जो दौरा था इसमें कुछ ज़्यादा स्पेशल तरीक़े का इस्तक़बाल हुआ और उससे अंदाज़ा हुआ कि टर्की का जो रीजनल वेट है उसको अब हम भी ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। मसलन सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एयरपोर्ट पे मौजूद थे। आमतौर पे इनमें से एक जाता है और आसफा भुट्टो जरदारी ने जो है गाड़ी ड्राइव की जी, तो इससे एक अहमियत का पता चलता है। फिर शहबाज शरीफ साहब ने टर्की पाकिस्तान ट्रेड के बारे में जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि जी अगर टर्किश जो सरमायाकार थे उनको माजी में कुछ तकालीफ का सामना करना पड़ा है तो हम माजरत खा हैं और हम कोशिश करेंगे कि आप इन्वेस्टमेंट लाएँ यहाँ बिंदास होके और हम आपका पूरा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, आपके साथ पूरा ताउन करेंगे। ये उन्हें क्यों कहना पड़ा? ये इसलिए कहना पड़ा कि आपको याद होगा पाकिस्तान के में एक वज़ीर आज़म गुज़रे राजा परवेज़ अशरफ, राजा रेंटल, तो उन्होंने कहा था कि जी बस लोड शेडिंग 2 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगी और फिर ज़ाहिर है वो वादा उनके गले पड़ गया। इस चक्कर में जो है वो टर्की का एक बिजली पैदा करने वाला जहाज़ था कारके, वो लाया गया। उसने कुछ बिजली जितनी बनानी थी बनाई या नहीं बनाई, अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल झगड़ा हो गया था। $1.2 बिलियन का उन्होंने क्लेम किया। पाकिस्तान ने कहा ये तो बहुत ज़्यादा है। मामला इंटरनेशनल कोर्ट में गया और फिर उर्दगान साहब ने बीच बचाव करवाया। तो उसके बाद से कुछ ऐसा लग रहा था कि टर्किश जो प्राइवेट सेक्टर है उनको उखड़ा सा है। तो ये पस मंज़र है कि शहबाज शरीफ ने उनसे कहा कि भाई साहब आइंदा ऐसा नहीं होगा, आप जो हैं बेफिक्री के साथ आएँ। लेकिन जहाँ तक दिफाई ताउन का ताल्लुक़ है दोनों मुल्कों के, वो ख़ासा सिग्निफिकेंट है। मसलन स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि एक बहुत ही वेल रिप्यूटेड इदारा है, असले के जो ख़रीदारी होती है पूरी दुनिया में उस हवाले से, उसके मुताबिक तुर्की पाकिस्तान को असलहा देने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। 11% जो पाकिस्तान का असलहा है वो टर्किश है। मेरा ख्याल है पहले नंबर पे शायद चाइना होगा प्रॉबेबली। अच्छा, और इस रिपोर्ट के मुताबिक कोई मिल्जियम साख्त का जंगी जहाज़ों का एक मुश्तरका प्रोजेक्ट है, उसमें भी ये दोनों ममालिक ताउन कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की जो मॉडर्नाइजेशन है उसमें भी टर्की एक अहम किरदार अदा कर रहा है। ड्रोन्स का तो आपको पता है, बैराक्टर ड्रोन, ख़ुद पाकिस्तान भी ड्रोन्स बना रहा है लेकिन बैराक्टर ने तो धूम मचा दी है। बैराक्टर द सक्सेस स्टोरी, तो उसकी ख़रीदारी भी पाकिस्तान जो है वो उसने की है। फिर सबसे अहम है कान तैयारे का मंसूबा। ये एक इंटरनेशनल कंसोर्शियम का तकरीबन मंसूबा है। इसमें सुना ये है कि पाकिस्तान भी उसमें
R&D और प्रोडक्शन के लेवल पे ताउन कर रहा है टर्की से। सऊदी अरब बड़ा इंटरेस्टेड है और इंडिया दिया है सऊदी अरब ने कि जी हम ऐसा करेंगे कि तकरीबन 100 तैयारे विजन जो 2030 है उसके तहत आपके हम ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और तुर्की के जो फ़लस्तीन के बारे में ख़यालात हैं वो ख़ासे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और तुर्की 3 या 4 गिने चुने इस्लामी ममालिक में से है जिसका कश्मीर पे भी एक दो टोक मौक़िफ़ है। तो ये एक मुश्तरका चीज़ें निकल के आती हैं बेसिकली। अब अगर आप अगेन जैसे आपने पहले भी कहा, अगर आप सीखना चाह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक गेम कैसे खेली जाती है, आप एर्दोआन और आप तुर्की से सीखें। मास्टर क्लास यार आई एम कंप्लीटली इम्प्रेस्ड। देखें 2016 में आपको याद होगा कि तुर्की में एक कू अटेम्प्ट हुई थी जी, राइट। अच्छा, आपको ये नहीं पता था कि मतलब हुकूमत तो अपनी जगह कि इसकी जान भी बचेगी या नहीं, राइट। इट वाज टच एंड गो। वो दिन है और आज का दिन है, जमीन आसमान का फर्क है, राइट। आपने अगर आप सीखना चाहते हैं कुछ उनसे, तो एक तो कि आप अपनी गलतियों से कैसे सीखते हैं, दूसरा कि आप मौके का फायदा कैसे उठाते हैं, और जो सारी जो ब्रांचेस होती हैं ना एक नेशन के पावर की, इकोनॉमी, मिलिट्री स्ट्रेंथ, डिप्लोमेसी, उनको साथ कैसे चलाते हैं। अब मैं आपको कुछ मिसालें देता हूं। अगर हम हाल की बात करें तो शाम की मिसाल हमारे सामने है, राइट। सालों तक वहां पर एक मोमेंटम बनाया। अच्छा, डोमेस्टिक प्रेशर भी उन पे बहुत था कि इतने पनाहगज़ीन आए हुए हैं, इनको निकालो, सबसे ज्यादा राइट। ही स्टेड द कॉज। और अब आप देख रहे हैं कि शाम का अगर कोई सबसे करीबी इस वक्त इत्तेहादी है तो वो कौन है, वो तुर्की ही है। अच्छा चले, सही है, हो गया। इसका फायदा कैसे उठाया जाए? तो अब जो कतर से लेके तुर्की तक और फिर यूरोप तक जो गैस पाइपलाइन बननी है वो अब मुमकिन है। अच्छा, इससे पहले शायद ये भी विजन का प्लान था कि यार कोई सी दिन ये हमारे काम आएगा। पहले आपने कतर को अपने साथ जोड़ा और यहां आपको मौका कब मिला, जब आपको याद होगा कि सऊदी अरब और UAE दोनों GCC दोनों घेरना चाह रहे थे कतर को, बल्कि ये भी बात थी कि हम ब्लॉकेड कर दी थी। पहला त्यारा कहां से आया इमदाद का? तुर्की से। लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो अब आप क्या देखते हैं कि कतर 3,500 फौजी भी भेजे थे, 3,500 फौजी भी भेजे थे। अच्छा, अब आप ये भी कह सकते हैं उस वक्त यार देखें आपने सऊदी अरब और GCC को खफा कर दिया, लेकिन आज क्या पोजीशन है सऊदी अरेबिया और GCC? आज पोजीशन ये है कि मार्च में एर्दोआन साहब तुर्की जा रहे हैं। ये इनका दूसरा दौरा होगा 2 साल में रियाद का। तो उसमें है कि $6 बिलियन का जो असला है, टर्किश असला, उसका सौदा भी हो सकता है। $10 बिलियन की जो सऊदी सरमायाकारी है वो ऑलरेडी 2023 के बाद से वो प्लेज हो चुकी है टर्की के अंदर। ज़लज़ला आपको याद होगा बहुत ठीक ठाक किस्म का आया था, उसमें सबसे ज़्यादा जो इमदाद देने वाला मुल्क था वो सऊदी अरब था। अच्छा, दो तरफा तिजारत, हमारी तो क्या तिजारत और क्या बात, $1.5 बिलियन की तिजारत है और हम कह रहे हैं अगले 5 साल में $5 बिलियन भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। सऊदी अरब और टर्की की जो दो तरफा तिजारत है वो अगले 5 साल में $30 बिलियन तक ले जाने का टारगेट है। अच्छा, UAE के साथ इनकी जो पंजा छक्का था लीबिया में, खुल्लम खुल्ला एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली, आपको याद होगा, कोई पुरानी बात नहीं है। अच्छा, इसी तरह अफ्रीका में है, सूडान में। अब इसमें अगर कोई सिंबल है तुर्की की सक्सेस का, मेरी नजर में वो है बेराक्तर ड्रोन, राइट। अब आप ये देखें कि अच्छा जहां वो देखते हैं ना, अच्छा मैं ये कह रहा था कि UAE जैसा, मतलब हमारे तस्वुर में नहीं था यार इतने खुली इनकी आपस में दुश्मनी है। हमने देखा कि जो UAE के सदर हैं शेख मोहम्मद बिन अल नहयान, वो अनकरा में हैं और वहाँ $20 बिलियन की सरमायाकारी का ऐलान कर रहे हैं। उसके बाद एर्दोआन साहब जो हैं वो अबू धाबी पहुँचते हैं और वहाँ वो $50 बिलियन की जो डील्स हैं उन पे साइन होता है दोनों मुल्कों के दरमियान। अच्छा, अब ये खेल भी ख़त्म हो गया। कश्मीर पे दो टोक मौक़िफ़ है टर्की का कि जी कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया। उसके बावजूद आप ये देखें कि इंडिया और तुर्की का जो ट्रेड वॉल्यूम है वो इस वक्त $10 बिलियन का है बायलैटरल, और उसे अभी अगले 5 साल में वो $20 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं। यानी इख्तलाफ अपनी जगह, खारजा पॉलिसी अपनी जगह
और तिजारत अपनी जगह। तो मिडल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये गजा वाला भी, इसमें भी टर्की जो है वोकली फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है, लेकिन इजराइल के साथ भी तिजारत चल रही है। तो ये जो बैलेंसिंग एक्ट है, ये इसमें ये एक मास्टर क्लास है ना, कि कैसे आप मास्टर क्लास है। और देखिए, आई मीन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसी ही होती है। अब अगेन मैं एक और मास्टर क्लास की बात करता हूं कि देखो, कोई ग्लोबल इवेंट होता है, ठीक है, अब आप उसको देख सकते हैं एज एन आउटसाइडर, या आप सोच सकते हैं कि यार इसमें मेरा क्या फायदा है। अब मैं आपको इसमें एक मिसाल देता हूं। रूस ने हमला किया यूक्रेन पर, ठीक है। अब रूस की जितनी भी डिफेंस प्रोडक्शन है, उनकी सारी तवज्जो, सारी इकोनॉमी गियर हो गई कि यार हमने यूक्रेन को किसी तरह से काबू करना है, जिसका मतलब है कि दूसरे एरिया से उनको थोड़ा सा रिट्रीट करना पड़ा। अब मैं यहाँ पे दूंगा आपको अजरबैजान की मिसाल। दहाइयों से अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच में नगोर्नो काराबाख के ऊपर लंबा फड्डा चल रहा था। हाउ डिड अजरबैजान विन द वॉर? बैराक्टर ड्रोन्स तुर्की ने सप्लाई की। अब अगर आप हाल देखें तो अजरबैजान में रशिया हाउस को उन्होंने क्लोज कर दिया है, और वो कहते हैं कि जी अगर हमारे साथ कोई खड़ा है तो वो तुर्की खड़ा है। वस्ती एशिया, सेंट्रल एशिया, जो क्लाइंट जो स्टेट्स थी यूएसएसआर की, जैसे ही मॉस्को का डायरेक्शन कीव की तरफ गई, हाँ, यहां पर एक वैक्यूम नजर आया एर्दोगान को कि अब इनकी मिलिट्री सप्लाईज कहां से आई, तो अब वो उनको भी प्रोवाइड कर रहा है, और फिर वो पैन तुर्किक वहां पर कार्ड वो खेला जा रहा है। लिबिया का आपने जिक्र किया। अच्छा, अगेन लिबिया में 2019 में आई थिंक ये तुर्की ने इंटरवीन किया था, आर्टिलरी भेजी, ड्रोन्स भी भेजी। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि सही है, हो गया हमारा वहां पे फुटहोल्ड हो गया, बस ये खत्म है। नहीं, उसके एकदम बाद जो एक बहरी इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन होता है ना लिबिया का, उनके साथ डील कर ली कि सर हम भी इसमें ड्रिलिंग कर सकते हैं, हम भी इसमें एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। तो एक ही स्ट्रोक में आपने मेडिटेरेनियन में अपनी साहिली पट्टी को डबल कर दिया। इजिप्ट के साथ कितना बड़ा फड्डा था इसका। अच्छा, शाम के साथ भी उन्होंने यही किया है। और अब मेडिटेरेनियन में अपनी पावर बढ़ाने के लिए 31 नई वॉरशिप्स बन रही हैं तुर्की में। सो यू सी, मिलिट्री डिप्लोमेसी एंड हार्ड पावर और इकोनॉमिक पावर को मिला के सो लिबिया में प्रॉक्सी वॉर चल रही है मुत्तहदा अरब अमारात की और टर्की की, और भी लेकिन ट्रेड जो है बिलियंस का, उसकी भी एक दूसरे के बायलैटरल वो भी चल रहा है। मेरा ख्याल है सर सूडान में असल तो प्रॉक्सी वॉर, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, सूडान में है ना, क्योंकि आरएसएफ को सपोर्ट करता है यूएई, जो वहां का जो बागी फौजी फैक्शन है, और सूडानीज आर्मी को सपोर्ट करते हैं कौन? तुर्की बिलखसूस। नवंबर पिछले साल में वहां पर भी बैराक्टर ड्रोन पहुंच गए बिलाखिर, और उस दिन से लेके आज तक अगर आप सूडान की रिपोर्ट्स देखें तो आरएसएफ रिट्रीट कर रहा है। अब जब सूडान की फौज ये जंग जीतेगी, आपका क्या ख्याल है कि उनकी नजरें कहां होंगी? टुवर्ड्स टर्की। पूरे सब सहारन अफ्रीका से लेकर वस्ती एशिया तक इन्होंने अपनी इन्फ्लुएंस की नेटवर्क बना दी। और हमें यह पता है कि मिलिट्री डिप्लोमेसी, अगर आप किसी मुल्क को असला बेचते हो ना, आपके ऑटोमेटिकली ताल्लुकात बन जाते हैं। आप टाइड हैं। देखें F-16, अमेरिका ने हमें भी F-16 दिए, तुर्की को भी F-16 दिए, लेकिन एक दफा दे दिए तो फिर आपको हर पहिए हर पुर्जे पे जलील करते हैं। अभी अगर आप देखें तो मेन जो फाइटर जेट है इज द फाइटिंग फाल्कन F-16 तुर्की का, लेकिन वहां पर इंडिजनाइजेशन चल रही है और वो कान स्टेल्थ फाइटर जेट बन रहा है विच विल रिप्लेस द F-16। तो अमेरिका ने अपनी लेवरेज वहां से खत्म की और इन्होंने अपनी इंडिजनाइजेशन शुरू की। अगर इसमें कोई सबक है कि एक तो लर्न हाउ टू अडेप्ट एंड रिएक्ट, एंड दूसरा कि इंडिजिनस मिलिट्री प्रोडक्शन के बगैर कोई गेम नहीं है दुनिया। और शायद सबसे बड़ा ये कि जिस तरह पहले उन्होंने मुल्क के अंदर उन्होंने चीजें अपनी जो है वो ठीक की, ये नहीं है कि एक इदारा दूसरे को वो जो है अंडरमाइन कर रहा है, एक इंस्टीट्यूशन दूसरे को गिरा रहा है। जब आपने वो कर लिया तो फिर आप अपना पावर प्रोजेक्ट कर सकते हैं अक्रॉस द रीजन, अपना पावर प्रोजेक्ट कर सकते। तो टर्की पे और पाकिस्तान पे और टर्की के फॉरेन पॉलिसी पे इतना ही। एक आखिरी चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, सॉरी, और वो ये है कि यार आप इनके ड्रामों को हल्का भी मत लें। आई एम सीरियस बिकॉज दिस इज अ मेजर टूल ऑफ सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन। जी, ये भी साथ साथ चलता है। ठीक है। तो उर्दू मेरा सुल्तान क्या नाम था? नहीं पीटर सुल्तान दूसरा एर्तुगरुल, वो जो बहुत मशहूर हुआ था एर्तुगरुल। ठीक है, चलें, एर्तुगरुल की भी आपने याद दिला दी।